हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपका यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है तो उसी के बारे में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। लास्ट सेशन में हमने राउल्ट्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी के जो विलियन है वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं। जो पालन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो पालन नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, जैसा कि सॉल्यूशन चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है, ये न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ये आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर आपको 298 केल्विन पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब दिए गए हैं क्रमशः 200 और 415। ठीक है, फर्स्ट आपका पार्ट था इस क्वेश्चन का। 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की उसी सेम टेम्परेचर पर गणना करनी थी, और दूसरा वाष्पीय प्रावस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करनी है। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान ले लिए थे दोनों आपके कंपाउंड्स के। देन हमने उनके नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि हमारे पास गिवन मास भी है और मोलर मास भी है। ठीक है, तो मोल आ गए, कुल मोल हमारे आ गए थे। अब हम इसका मोल प्रभाज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से किया होगा आपने भी। एक CH2Cl2 का मतलब क्या है, आपके डाइक्लोरोमीथेन का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, जो उसके आपने मोलों की संख्या निकाली है अपॉन कुल मोल। ओके, तो आपके उसके मोलों की संख्या कितनी थी, 0.47 मोल अपॉन कुल मोल आपके थे 0.683। मोलों का अनुपात ही मोल प्रभाज होता है आपका। ठीक है, आपका आंसर आ गया 0.688। ठीक, चलिए दूसरा कंपाउंड क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो आपको पता है कि दो ही इसमें घटक हैं, यानी हम जानते हैं क्या होता है, दोनों घटकों के मोल प्रभाज का योग आपका एक के बराबर होता है, यानी एक CH2Cl2 प्लस एक CHCl3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से आप निकाल लेंगे x CHCl3 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस x CH2Cl2। ठीक है, तो 1 माइनस x CH2Cl2 जिसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी, 1 माइनस 0.688। ओके, चलिए तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ गया, CHCl3 का मोल प्रभाज आ गया। अब दोनों के मोल प्रभाज हैं आपके पास, क्लियर। तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या है, जो आपका विलयन का कुल वाष्प दाब होगा, जिसको आप क्या लिख रहे थे, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ओके, चलिए P1 नॉट पहले वाले आपके, पहला जिसको माना है आपने उसका वाष्प दाब P1 नॉट CHCl3 का, CH2Cl2 का आपका क्या है 415 है, जो P2 नॉट है। ओके, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, P1 नॉट की जगह आ जाएगा 200 प्लस 415 माइनस 200 इंटू x2 कौन सा है आपका, ये। ठीक है, CH2Cl2, तो x2 आ गया आपका 0.688। कुल वाष्प दाब आ जाएगा आपका
इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका कुल वाष्प दाब हो गया है विलयन का। तो विलयन का कुल वाष्प दाब इतना आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या था, वाष्पीय प्रावस्था में जब आपका वेपर फेज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनका अवयवों का क्या निकालना था आपको, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ओके चलिए, तो कैसे करेंगे, आपको याद है हमने एक फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर जिसमें हमने वाई आई माना था किसको, मोल प्रभाज को। ठीक है, तो उसी से हम इसको करते हैं। PCH2Cl2 का मतलब क्या है, उसका जो वहां पर आंशिक दाब होगा वो किसके बराबर है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, यही होता था। तो P1 आपका, P1 नॉट कितना है 400, आपका P1 नॉट आपका 200 है, तो उसको यहाँ पर वैल्यू को रख लेंगे, देन इंटू कर लेंगे उसके जो भी उसका वहां पर क्या है मोल प्रभाज है। इसी प्रकार से PCHCl3 का निकाल लेंगे, यानी आंशिक वाष्प दाब जो होगा उसको रख लेंगे। देन आप, क्योंकि आपको P1 P2 की वैल्यू यानी PCH2Cl2 और आंशिक दाब जो CHCl3 का है वो दोनों मिल गए हैं, तो आप Y की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था आपका, PI इज इक्वल टू, तो यहाँ से आप Y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, YI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PI अपॉन P टोटल। ठीक है, ये इधर चला जाएगा ना आपका। यानी वाष्पीय अवस्था में उनका मोल प्रभाज कैसे कैलकुलेट करोगे, जो विलयन का कुल मोल प्रभाज है उससे उनके जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वहां पर, उससे आप क्या करेंगे, उनके आंशिक वाष्प दाब को विभाजित करेंगे तो आपको मोल प्रभाज वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो ये वही वाला फॉर्मूला तो है जिसको आप क्या कह रहे थे, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। ठीक है, या P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2, ये माने थे आपने राउल्ट के नियम से सबसे पहले जो आपने फॉर्मूले जहां से डिराइव करना स्टार्ट किया था। ओके, आपका यही तो राउल्ट का नियम था, समझ आ रहा है। राउल्ट ने क्या कहा था कि जो भी वाष्पशील द्रव है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनका जो आंशिक दाब होगा उनके मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया जा रहा है। बस ये X1 X2 जो उनके पहले मोल प्रभाज थे, उसके बाद जो उनका वाष्पीय अवस्था में मोल प्रभाज बना उसको Y से डिनोट कर दिया गया है यहाँ पर। बस यही फॉर्मूले लगाकर आपको पहले आंशिक वाष्प दाब निकालने हैं, फिर आपको क्या करना है, उनका मोल प्रभाज निकालना है वाष्पीय प्रावस्था में। ओके चलिए आगे चलते हैं। राउल्ट का नियम हो गया आपका। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशन। राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए मान्य है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। ओके, इसके अलावा विद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील विलय के विलयनों पर लागू होता है। वाष्पशील, आपने वाष्पशील वाला केस भी आप लोगों ने देखा यहाँ पर, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, अनादर्श विलयनों पर नहीं। और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की ही हम अब बात करेंगे। ओके, जो आपके आइडल सॉल्यूशंस हैं और नॉन आइडल सॉल्यूशन। चलिए, आदर्श विलयन क्या, कौन से विलयन हैं आपके, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। ओके, आदर्श विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, आदर्श विलयन बनाने में जो डेल्टा H मिक्सिंग होता है, मिश्रित एंथैल्पी या मिश्रण की एंथैल्पी जिसे कहा जाता है,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इससे क्या समझ रहे हैं, जब भी आप डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हो, डेल्टा एच मिक्सिंग आपका क्या है, एंथैल्पी है ये बेसिकली, ठीक है ना। कैसी एंथैल्पी है, जो बनेगी वहां पर या एब्जॉर्ब हो गई जब आपका क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस जो हैं उनको मिक्स किया जा रहा है। क्या कहा गया है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या मिश्रण की जो एंथैल्पी है, उसका मतलब क्या कहा मैंने, यानी कि जब सब्सटेंसेस को मिलाया जा रहा है तो कितनी एंथैल्पी वहां पर बन रही है या फिर अवशोषित हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, अवशोषित होना। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि डेल्टा एच का मान 0 होगा। आदर्श विलयन के मिश्रण के लिए आपका डेल्टा वी भी यहाँ पर 0 बताया गया है, ओके, जो कि आपका डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, ओके, यानी आयतन परिवर्तन जिसे कहा जाएगा। इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि जब आपने दो अवयवों को मिला दिया है, अगर दो अवयव हैं उस विलयन में, उनको मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है। कुल आयतन जितना आना चाहिए था दोनों को मिलाने पर, उसी के योग के बराबर उसका जो नया विलयन बना है उसका आयतन होगा, ओके। चलिए, आदर्श विलयन में भाग लेने वाले विलयन के अणुओं की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण बराबर होने चाहिए, ओके। आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण हैं, ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन का विलयन, बेंजीन और टॉलिन का विलयन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का विलयन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें से आइडल सॉल्यूशंस बताइए, तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से आपके आइडल सॉल्यूशन में आपने पढ़े हैं। समझ गए, आदर्श विलयन क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है, जो राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है, लेकिन प्रत्येक सांद्रता पर, हर एक सांद्रता पर उसका पालन कर रहा है, जिसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज नहीं हो रहा है। यानी जब सब्सटेंसेस मिल रहे हैं तो वहां पर आपका जितना भी एंथैल्पी का क्या हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है या फिर लिबरेशन हो रहा है, उसका मान आपका यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 आ रहा है। आदर्श विलयन के मिश्रण पर आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इस वजह से डेल्टा वी का मान भी 0 है। आदर्श विलयन में भाग लेने वाले विलयन के अणुओं की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और आप पढ़ते हैं कि आदर्श विलयन जैसा विलयन वैसे कोई नहीं होता है कि जो पूरी तरह से यहाँ पर पालन करे, लेकिन कुछ कुछ विलयन होते हैं जो आपका एक सीमा तक इनका पालन करते हैं, ओके। तो यानी पूर्ण रूप से कोई भी विलयन आपका आदर्श विलयन या आइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर कुछ विलयन हैं जो थोड़ा बहुत व्यवहार दिखाते हैं आइडल सॉल्यूशन की तरह, जिनके मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं। इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। इसके अलावा जब आप किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास एक कंपाउंड था ए सपोज एक कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल हम बी मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कणों के बीच में क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा अलग अलग जब हम देख रहे हैं। तो जो इनका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर है या इंटरेक्शन जो इनके बीच में हो रहा है, जब इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया है, ए और बी के दोनों के आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, तो इनके ही इंटरेक्शन और अट्रैक्शन फोर्स के बराबर उनका फोर्स भी होता है, तो इसको भी आपका आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर क्या कर रहे हैं, ए व बी के बीच में जो क्या लग रहा है, आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो ए बी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा, आपका आइडल सोल्यूशन होगा। यानी यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो इसके बराबर है, तो वो आपका क्या है, आइडल सॉल्यूशन है, ओके। चलिए, और आपका नॉन आइडल में क्या हो जाएगा, ये समान नहीं होगा और सारा ये जो आप पढ़ रहे हो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। एक तो ये आपके राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर आपका राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है। अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब के या तो अधिक होगा या फिर क्या होगा, कम होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। जब विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह है विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन आपका प्रदर्शित करेगा, ठीक है। लेकिन विलयन का वाष्प दाब अगर कम होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा गया, एक तो किसी भी स्थिति में जो वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, राउल्ट के नियम के द्वारा, वो समान नहीं होगा इन विलयनों के वाष्प दाब के बराबर।
या तो अधिक होगा या कम होगा, ठीक है। जब वो वाष्प दाब अधिक होता है तो क्या कहा गया, वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन आपका दिखाएगा, और जब वो वाष्प दाब आपका कम होगा तो वो ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। ओके, अनादर्श विलयन में अणुओं की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। अनादर्श विलयन के आपके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन का विलयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म का विलयन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन। ओके, चलिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक तो राउल्ट के नियम का न्यूमेरिकल देखा, साथ में जो विलयन उसका पालन कर रहे हैं यानी कि आदर्श विलयन, और जो पालन नहीं कर रहे हैं यानी कि अनादर्श विलयन, उनके बारे में हमने पढ़ा। आपको ये होमवर्क में अच्छे से तैयार कर लेना है। आने वाले सेशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी अणुसंख्य गुण क्या होते हैं, उनको एक बार घर से पढ़ लेंगे। ओके, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।